बीजेपी का जोरदार चुनाव प्रचार। पीएम मोदी और सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जनता को मुझ पर पूरा विश्वास, जन सैलाब दे रहा गवाही। पीएम मोदी का यूपी में तूफानी चुनाव प्रचार जारी। फतेहपुर और हमीरपुर में रैली। अवध से पूर्वांचल तक प्रचार को देंगे धार। सीएम योगी के कई जिलों में ताबड़तोड़ चुनावी दौरे। गोंडा, फैजाबाद में सीएम की जनसभा। सारण और लखनऊ में भी करेंगे प्रचार। रायबरेली में आज कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा। सोनिया, राहुल, प्रियंका खड़गे की साझा रैली। गढ़ बचाने के लिए प्रचार में उतरा गांधी परिवार। आज बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरेंगे चुनावी हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। दोपहर 3 बजे राजनाथ की होगी जनसभा। लखनऊ में आज अखिलेश यादव का रोड शो। गठबंधन प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा के पक्ष में मांगेंगे वोट। हजरतगंज से जीपीओ पार्क तक होगा रोड शो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। रुक कर लेते हैं गोंडा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। रामलला का विराजमान हुआ। आप मुझे बताओ कितने लोग उतरौला के हैं जो लोग रामलला का दर्शन करके आ गए हैं। यानी आपने तो सरयू मैया के इस पार और उस पार का यानी पड़ोस होने का सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। लेकिन बहनों और भाइयों, रामलला का मंदिर बनना चाहिए, इसकी रणनीति अगर कहीं बनी थी इसी बलरामपुर जनपद में 1949 में बनी थी। इसी बलरामपुर जनपद में बनी थी और इसीलिए रामलला पर आपका तो पहला ही अधिकार होना ही चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये रामलला का जो आज भव्य मंदिर बन गया है, 500 वर्षों के बाद रामलला वहां विराजमान हो गए हैं, क्या यह काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये लोग ये काम करते? क्या बहन और भाइयों, ये काम आज जो हो पाया है, मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन भी है। लेकिन अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है तो आप जनता जनार्दन के कारण ताकत प्राप्त हुई है। जिनके बल पर, जिनके दम पर असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो पा रहे हैं और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला भी विराजमान हो पा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, रामलला को अयोध्या धाम में विराजमान होना न केवल हमारे लिए, इस लोग के लिए, हम वर्तमान पीढ़ी को तो बता ही पाएंगे कि देखो हमने रामलला को विराजमान करवा दिया, भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। साथ साथ भावी पीढ़ी को ही बता पाएंगे और परलोक में जब पूर्वजों के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं। बोलेंगे ना? तो आप, हमारी तो एक पीढ़ी सौभाग्यशाली हो गई मोदी जी के कारण कि लोक भी और परलोक भी दोनों एक झटके में पुण्य का भागीदार बन गया। बहनों और भाइयों, लोक को सुधारने वाली सरकार लोकतंत्र में आपको ताकत देती है, इसीलिए आपको जनता को जनार्दन लोकतंत्र में कहा गया है। और इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं। 2024 का ये जो चुनाव चल रहा है, 2024 का ये चुनाव पूरे देश के अंदर
अब तक 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, 4 चरण के इन चुनावों में जो चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो चुका है, पूरे देश के अंदर अब तक 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर मुझे 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों और भाइयों, कहने में कोई संकोच नहीं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कैसे होगा, तो भारत की जनता कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास है राम विरोधी होने का। राम द्रोही है ये, और इसलिए चुनाव को मैं आपको साफ साफ बताऊं कि चुनाव तो राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में हो गया है। अब तो सीधे सीधे राम द्रोही भगवान राम के तो विरोधी हैं ही, राम के विरोधी तो हैं ही, लेकिन ये राष्ट्र के विरोधी भी हैं। ये आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले हैं। ये लोग समाज को आपस में जाति के नाम पर लड़ाने वाले हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग हैं। और बहनों और भाइयों, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत के अंदर इनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, यह भारत को अस्थिरता और अराजकता की ओर धकेल देगा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सामने, भारत के नागरिकों के सामने, भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। ये वही लोग हैं जिनके कारण आतंकवाद और नक्सलवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैला था। ये वही लोग हैं जिनके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारनामे रोज आते थे। सुबह उठते ही पहला समाचार नया भ्रष्टाचार का देखने को मिलता था और सायंकाल होते होते कई आतंकी वारदात की खबर आती थी। ये नित्य की खबर थी कांग्रेस सरकार के समय में। और बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले ये लोग हैं। याद करिए, यही गोंडा जिला है, खाद्यान्न घोटाला हुआ था और खाद्यान्न घोटाला का समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय खाद्यान्न घोटाला हुआ था। बहनों और भाइयों, इन लोगों ने गरीबों के राशन पर डकैती डाली। इन लोगों के द्वारा नौजवानों की नौकरी पर डकैती डाली गई। इनके कारण बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी। इनके कारण देश के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा हुआ था और ये लोग भारत के विकास को बाधित करने वाले लोग हैं। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों की टीम खड़ी है। राम भक्त के लिए देश ही सर्वोपरि है। ये है
आप पंजाब को दोषी ठहराओ, हरियाणा को दोषी ठहराओ, उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराओ, पर असली बात यह है कि दिल्ली के आसपास जो 11 बिजली के घर हैं, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, वहाँ वायु प्रदूषण के मानक का उल्लंघन होता रहा है पिछले 10 साल से, और इसका नतीजा सार्वजनिक स्तर पर पड़ा। तो पहली बात तो यह है, वायु प्रदूषण को लेकर जिस गंभीरता से एनफोर्समेंट होना था, कानून लागू होने थे, मानक लागू होने थे, वो नहीं हुआ है और दिल्ली की जनता वो भुगत रही है। दूसरी बात, दिल्ली में रासायनिक प्रदूषण या रासायनिक, इसको आप कह सकते हैं रासायनिक संदूषण, यानी कि केमिकल कंटेमिनेशन। हमारे देश में 3 ऐसे प्रतीक हैं, सिर्फ दिल्ली में ही है, रासायनिक संदूषण के प्रतीक, भयंकर रासायनिक संदूषण के प्रतीक। एक गाजीपुर है, दूसरा ओखला है और तीसरा भलसवा है। तीनों जगहों में गया हूं, तीनों के लिए हमने योजनाएं तैयार की थी 2010 में। आज भी ये सैनिटरी लैंडफिल जो कहा जाता है इन 3 साइटों के लिए, गाजीपुर, ओखला और भलसवा, तीनों रासायनिक संदूषण के खतरनाक प्रतीक बन चुके हैं और इसके बारे में केंद्र सरकार की ओर से कोई कदम नहीं लिया गया है। 12 साल हो गए हैं, इसमें 10 साल मोदी सरकार के ही हैं। परियोजना तय किया गया था याददाश्त में 2013 को, 2014 में मोदी सरकार आई, 10 साल उनके पास था। गाजीपुर, भलसवा और ओखला में जो रासायनिक प्रदूषण है उसे निपटने के लिए वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बात जो पर्यावरण के संदर्भ में महत्व रखता है दिल्ली में, ये अरावली जो है, अरावली पहाड़, जो माउंटेन रेंज है अरावलियों का, यहां जो अवैध हुआ करता है एक जमाने में, और आज भी कानून का उल्लंघन करके अवैध खनन होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, पेड़ काटे गए हैं, लाखों पेड़ काटे गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, और इसके वजह से दिल्ली के जलवायु पर भी इसका दुरअसर पड़ा। और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी भाग नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग राज्य इसमें जुड़े हुए हैं। अरावली में तो गुजरात भी जुड़ा हुआ, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सब जुड़े हुए हैं। तो केंद्र सरकार के बिना कोई कदम नहीं लिया जा सकता। तो सुविधा नहीं थी, और अगर थी तो महंगी थी, कोई गरीब उपचार नहीं करा पाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, और हमने तो उत्तर प्रदेश में यह भी व्यवस्था की है, कोई बीमार होता है, अगर उसके पास उपचार के लिए पैसा नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, हमारा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या वह पीड़ित ही स्वयं क्यों न है, अगर वह पत्र लिख देता है कि हम बीमार हैं, तो मैं कहता हूं अपना जनधन अकाउंट भेज दो, मैं आपको पैसा भेज दे रहा हूं। और बहनों भाइयों, सीधे पैसा भेजते हैं। राम प्रताप वर्मा दर्जनों लोगों को पैसा दिलवा चुके हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया दिला चुके हैं आगे गरीबों को उपचार के नाम पर। बहनों और भाइयों, उपचार के लिए फ्री। अब कांग्रेस के समय में आपके हक पर कमीशन खोरी नहीं होती है, आज पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आता है, क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का जनधन अकाउंट खोल दिया है। बहनों और भाइयों, आज किसान को किसान सम्मान निधि भी प्राप्त हो रही है, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया है, हर गरीब के घर में
हम लोगों ने आज हर गरीब के घर में आज रसोई गैस भी पहुंचा दी है। और हमने तो यूपी में ये भी व्यवस्था की है बहनों और भाइयों, ये भी व्यवस्था की है कि होली और दीपावली में इन परिवारों को फ्री में एक एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। करवाया जा रहा है, लगातार कराया जा रहा है। बहन और भाइयों, इसके साथ साथ हमने एक और व्यवस्था की है और मोदी जी ने कहा है कि तो यहाँ आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि गोंडा पहुंचे हुए थे। वहां पर वो जनसभा संबोधित कर रहे थे और साथ ही बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं हमीरपुर के, जहां पर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां हुई पूरी। 2:35 पर हेलीकॉप्टर राठ में होगा लैंड। वहीं कार से ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक भी पहुंचेंगे। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पक्ष में होगी प्रधानमंत्री की रैली। प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे हमीरपुर। लगभग 2:35 पर हेलीकॉप्टर राठ में होगा लैंड। तो 2:35 पर राठ में हेलीकॉप्टर होगा लैंड। कार से ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री और विधायक भी पहुंचेंगे। कार से ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक भी पहुंचेंगे। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पक्ष में होगी प्रधानमंत्री की रैली। प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। खबर हमीरपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे की सभी तैयारियां हुई पूरी। दोपहर 2:35 पर हेलीकॉप्टर राठ में होगा लैंड। कार से ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री और विधायक भी पहुंचेंगे। बता दें कि कार से ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की जनसभा में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो वहीं 3 चरणों के चुनाव शेष हैं, जो कि 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा के लिए प्रचार करने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे। यहां पीएम मोदी और सीएम योगी ने रैली के मंच से सपा, कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। कमजोर सरकार का क्या है, आज है कल नहीं है। कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती रहे, समय पूरा हो जाए। आप मुझे बताइए, यहां नौजवान भी है, किसान भी है, तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 100 सीसी के इंजन से, 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है। देश के अंदर 4 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। 3 चरण बाकी हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब जनता जनार्दन ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर पहले से इस बात के लिए आश्वस्त है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो परिणाम के फलस्वरूप अभी से आश्वस्त है कि जीतेंगे तो आए
क्या कारण है? यही कारण है कि हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है। वह नारा है कि फिर एक बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, यह उद्घोष अब जनघोष बन गया है। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रायबरेली गढ़ बचाने और 2019 में खो चुके अमेठी के गढ़ को वापस जीतने के लिए अब कांग्रेस की तरफ से पूरा गांधी परिवार आज चुनाव प्रचार में उतर रहा है। आज एक ही मंच पर राहुल, प्रियंका और सोनिया समेत खड़गे भी होंगे। ऐसे में अब रायबरेली की जंग दिलचस्प हो चली है। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरणों की ओर बढ़ रहा है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अंतिम 3 चरणों के लिए हर दल अपने तरकश से नए नए तीर निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में अब रायबरेली के रण में कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को उतारने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के चारों ही नेताओं की शुक्रवार को संयुक्त रैली होगी। सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे की संयुक्त रैली को लेकर तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि चारों नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में उतरने से पार्टी को धार मिलेगी और रायबरेली की राह आसान हो जाएगी। सोनिया इस सीट से 20 साल से सांसद थीं। फिलहाल वह राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, जिसके चलते रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। राजनीति की विरासत और कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली सीट कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। सियासी बिसात की दांव पर रायबरेली सीट है तो कांग्रेस का भविष्य और राहुल गांधी की प्रतिष्ठा भी सीट के साथ दांव पर लगी है। सोनिया के चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस के यूपी कैडर के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा। सोनिया गांधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रचार करते हुए नजर नहीं आई। हालांकि बदलती राजनीतिक पद्धतियों को देखते हुए सोनिया ने भी चुनाव प्रचार में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है, जो रायबरेली में सोनिया के सांसद प्रतिनिधि थे। किशोरी लाल का मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से है। ऐसे में कांग्रेस अपने खोए हुए गढ़ को वापस पाने के लिए फिर से ताकत झोंक रही है। सूत्रों की माने तो रायबरेली में कांग्रेस के गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार को धार देंगे। शुक्रवार की रैली में अखिलेश यादव के मंच पर भी होने की सूचना है। रायबरेली सीट की जंग राहुल के साथ प्रियंका गांधी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। रायबरेली में राहुल गांधी की हार और जीत के बीच में ही प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक भविष्य का भी रास्ता गुजरता नजर आता है। ऐसे में यूपी की सबसे हॉट सीट रायबरेली की जंग दिलचस्प हो चली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर संभल से है, जहां बदायूं लोकसभा सीट पर सपा और बीजेपी की जीत को लेकर लाखों रुपए की शर्त लगाने के मामले में संभल जिले के रहने वाले 2 दोस्तों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हार जीत की शर्त लगाने वाले 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। विजेंद्र सिंह यादव एवं निरेश के खिलाफ पुलिस ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत मुकदमा दर्ज किया। रजपुरा थाने के गांव पतई नासिर गांव में विजेंद्र नामक युवक और नीरेश यादव ने 2,30,000 रुपए की शर्त लगाई थी। दोनों दोस्तों ने शर्त लगाते हुए 10 रुपए के स्टॉम्प पेपर पर शर्त का ब्यौरा लिखकर एग्रीमेंट भी किया था। बागपत में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने जुगाड़ में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि जुगाड़ में सवार एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पब्लिक ने ट्रक चालक को वहीं पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। 3 अन्य घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल बागपत ले जाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और हादसे की तफ्तीश में जुट गई है। निवाड़े के रहने वाले हैं। भट्टे पर आदेश के भट्टे पर जो है मजदूरी का कार्य करते हैं, ईंट की भराई का। तो ये अपने जुगाड़ में बैठ करके सिसाना जा रहे थे दवाई लेने के लिए।
पीछे से बताया कि पीछे से एक ट्रक है जिसे घोड़ा कहते हैं, उसे जोरदार टक्कर मारी है, जिसमें से एक महिला और 2 बच्चे की मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल गंभीर रूप से। जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको कहाँ भेजा गया? उनको रेफर किया गया है। तो जी मुजफ्फरनगर जा रहे थे मम्मा के पास, मम्मा गुजर गए। अभी हमें पता लगा उनको एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाले ने मार दिया, तो इसलिए हम नासी आ गए। क्या एक्सीडेंट हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ? जुगाड़ में दवाई लेने आए थे मेरे भाई यार, बुखार हो रहा था। कौन कौन था? मेरी बाप थी, बच्चे थे, मेरी बाण थी। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।